सर्दी की शिद्दत शीशे की बड़ी खिड़कियों से गुजरकर कमरे के महंगे गहरे रंग के पर्दों से टकराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाहर अभी रात का आखिरी पहर था। कमरे में हीटर की हरारत थी जो बाहर की सर्दी की शिद्दत को कम कर रही थी। ये हमदान शाह का बेडरूम था और इसकी हर चीज इसके मिजाज की अक्कासी करती थी। महंगी और नफीस बिस्तर के कोने पर आरजू सुकरी सिमटी पड़ी थी। इसे यहाँ आए 12 घंटे भी नहीं हुए थे। कल दोपहर तक वो अपने गांव के कच्चे सहन में थी, इस हकीकत से बेखबर कि इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। फिर हमदान शाह आया था, वो शख्स जिसका सिर्फ नाम इसने सुना था, जिसके साथ बचपन में इसका निकाह पढ़वाया गया था। एक ऐसा रिश्ता जिसे वो इसके घर वाले और शायद खुद हमदान शाह भी भूल चुका था, मगर वो नहीं भूला था। वो अपने मरहूम चचा आरजू की वालिद की वसीयत पूरी करने आया था। वो खानदान भर की मुखालफत को रौंदता हुआ इसे अपने साथ ले आया था। ना बारात, ना रुखसती, ना कोई सामान, जैसे वो इसे उठा लाया था। सफर की थकन, सदमा और बेयकीनी ने इसे रात गए निढाल कर दिया था। हमदान ने इसे कमरा दिखाया, खुद शायद किसी और कमरे में चला गया और वो बिस्तर पर गिरते बेहोश हो गई थी। मगर इसकी बदकिस्मती ने नींद में भी इसका पीछा नहीं छोड़ा था। रात की किसी पहर इसकी आंख शदीद तकलीफ से खुली थी। वो एहसास इसके लिए नया नहीं था, मगर वक्त बेहद गलत था। इसे पीरियड्स हो गए थे। इसके पास कपड़ों का दूसरा जोड़ा तक नहीं था। जरूरत का बाकी सामान तो दूर की बात थी। घबराहट, शर्मिंदगी और बेबसी के आलम में इसने वाहिद हल यही निकाला था कि बाथरूम से मुंसलिक वसी कबर्ड में जहां दर्जनों सूट कतार में लटके थे, वहीं से एक दराज में करीने से तय किए हुए मर्दाना अंडरवियर्स नजर आए। इसने कांपते हाथों से एक निकाला, बाथरूम में खुद को साफ किया और हमदान शाह का वो ब्रांडेड अंडरवियर पहनकर वापस बिस्तर में घुस गई। ये इसकी मजबूरी थी, मगर इसका दिल इस चोरी पर कांप रहा था। इसके बाद वो कब सोई, ऐसे होश न रहा। ठीक 5:30 बजे अलार्म बजने से 1 मिनट पहले हमदान शाह की आंख खुल गई। ये उसके बरसों की आदत थी। वो नज़्म व ज़ब्त का पाबंद, अपने जज्बात की तरह अपने मामूलात में भी सख्त गिर था। इसके लिए आज का दिन भी बिजनेस के लिहाज से अहम था। बस फर्क ये था कि आज इसके घर में, इसके कमरे में एक अजनबी मौजूद थी, एक जिम्मेदारी जिसे वो टाल नहीं सकता था। वो बेआवाज उठा। इसकी नजरें खुद ब खुद बिस्तर के इस कोने की तरफ उठ गईं जहां आरजू सो रही थी। वो बहुत गहरी नींद में थी। थकन इसके चेहरे से आया थी। इस रात को पहनी हुई शॉल अब भी अपने गिर्द लपेटी हुई थी, मगर नींद में वो कुछ हट गई थी। हमदान ने कंधे उचकाए, इससे तैयार होना था। वो अपने कबर्ड की तरफ बढ़ा। इसने अलमारी खोली, अपने आज के सूट का इंतखाब किया और फिर इस दराज की तरफ हाथ बढ़ाया जहां से वो रोजाना फ्रेश अंडरवेयर निकालता था। मगर आज वहां कुछ बेतरतीबी से लगी। इससे अपनी मतलूबा चीज नहीं मिली। इसने माथे पर बल डाले। अजीब है, इसने जेरे लब कहा। इसे ऑफिस के लिए निकलने की जल्दी थी। इसने सोचा शायद कम रोशनी में नजर नहीं आ रहा। वो वापस मुड़ा और कमरे का मेन स्विच ऑन कर दिया। तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। व्हाट नॉनसेंस। और सबसे पहले आरजू पर पड़ी, जो अब भी बेखबर सो रही थी। रोशनी की तेजी से आरजू की आंखें नींद में ही फड़फड़ाईं। वो करवट ले रही थी और इसी हरकत में इसकी कमीज, जो पहले ही कुछ छोटी थी, कमर की तरफ से सिमट गई। हमदान की नजर, जो दराज में अपनी चीज तलाश कर रही थी, बेख्तियार इसकी तरफ उठ गई। एक लम्हे के लिए वो साकित हुआ। रोशनी उसकी नाजुक गोरी कमर पर पड़ रही थी। वो दुबली पतली थी, शायद कमजोर भी, मगर एक लम्हे के लिए हमदान को अजीब सा महसूस हुआ। इसके बाद इसकी नजर इस चीज पर पड़ी जिसने इसके दिमाग में आग लगा दी। इसकी कमीज और शलवार के दरमियान कमर के निचले हिस्से पर एक स्याह इलास्टिक बैंड नजर आ रहा था, जिस पर जाली हरूफ में इसकी पसंदीदा इंपोर्टेड ब्रांड का नाम लिखा था। इसका अंडरवेयर था। एक सेकंड के लिए इससे यकीन नहीं आया, फिर इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसकी आंखों में सर्द मेहरी और तहकीर उभरी। इसका मतलब ये लड़की रात को इसकी अलमारी में घुसी थी, इसकी जाती चीजों को छुआ था। वो तेज कदमों से बिस्तर तक पहुंचा। आरजू अभी नींद और बेदारी के दरमियानी कैफियत में थी। उठो लड़की, इसकी आवाज में गरज थी। आरजू हड़बड़ा कर उठ बैठी। इसका दिल सीने से बाहर आता महसूस हुआ।
सामने हमदान शाह खड़ा था। इसका चेहरा गुस्से से तप रहा था, आंखें शोले बरसा रही थीं। क्या हुआ? वो खौफ से कांप रही थी। ये क्या बदतमीजी है? हमदान ने एक झटके से इसका बाजू पकड़ा और इसे बिस्तर से तकरीबन खींच लिया। इसकी गिरफ्त सख्त थी। आरजू की आंखों में तकलीफ से पानी आ गया। मेरा मेरा बाजू। बकवास बंद करो। वो धारा, तुमने किसकी इजाजत से मेरी प्राइवेट चीजों को हाथ लगाया? आरजू का दिमाग अभी तक पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। वो नासमझी से इसके गुस्से से लाल भब्बू का चेहरा देख रही थी। कैसी चीजें? मैंने कुछ नहीं किया, झूठ मत बोलो। हमदान का गुस्सा आसमान को छू रहा था। ना सिर्फ हाथ लगाया बल्कि इन्हें इस्तेमाल भी किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आरजू अब भी उलझी हुई थी। मैं समझी नहीं। हमदान ने तहकीर आमेज नजरों से इसे सर से पांव तक देखा, फिर इसने नफरत से इसके जिस्म के निचले हिस्से की तरफ इशारा किया, जहां भी कमीज के नीचे इसके ब्रांड का लोगो हल्का सा नजर आ रहा था। वो इसकी आवाज में इतनी कराहत थी कि आरजू का दिल डूब गया। तुमने मेरा अंडरवेयर पहना हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना इजाजत किसी की जाती चीजें इस्तेमाल करते हुए। एक लम्हे के लिए आरजू को लगा जैसे किसी ने इस पर तेजाब फेंक दिया हो। इसका चेहरा जो पहले खौफ से सफेद था अब शर्मिंदगी से सुलगने लगा। अल्फाज इसके हलक में दम तोड़ गए। इसका दिल चाहा कि वाकई जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। इससे बेहतर था कि वो मर जाती। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो खुद को समेट कर इसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर बेसुध। जवाब दो। हमदान ने इसका बाजू मजीद झंझोड़ा। वो दरअसल आरजू की आवाज घबराहट में टूट रही थी। वो इसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसे नजरें झुका ली। मुझे अचानक जरूरत पड़ गई थी, मेरा सामान भी यहाँ नहीं था तो। हमदान ने हकारत से इसकी बात काटी। इसकी आवाज में तंज था। जरूरत? ऐसी क्या आफत आन पड़ी तुम पर रातों रात जो तुम्हें मेरे अंडरवेयर को पहनना पड़ा? इसका लहजा, इसका सवाल और इसकी नजरें आरजू के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। वो मजीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके आंसू जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रही थी अब इसके गालों पर बहने लगे। इसने सारी हिम्मत मुज्तमा की और कांपती लड़ती आवाज में फर्श को घूरते हुए कहा, वो एक्चुअली मुझे पीरियड्स हो गए थे। तो ये जुमला अभी इसके मुंह में ही था कि इसने महसूस किया कि हमदान के हाथ की गिरफ्त इसके बाजू पर ढीली पड़ गई है। इससे डरते डरते अपनी भीगी पलकें उठाकर देखा। हमदान शाह साकत खड़ा था। इसके चेहरे का गुस्सा, वो लाली, वो तपिश सब एक लम्हे में गायब हो गई थी। इसकी जगह एक अजीब सी कैफियत ने ले ली थी। वो चंद लम्हे यूं ही बुत बना खड़ा रहा। इसकी आंखें आरजू के आंसुओं से तर चेहरे पर जमी थी। वो लफ्ज एक ऐसा सच था जिसका सामना करने के लिए हमदान शाह तैयार नहीं था। इसकी मर्दाना गैरत, इसका गुस्सा, इसकी बरतरी, सब कुछ इस एक नस्वानी मजबूरी के सामने बेबस नजर आने लगा। आरजू ने देखा कि इसका चेहरा तेजी से रंग बदल रहा है। वो गुस्से से नहीं बल्कि शायद शदीद किस्म की घबराहट या नागवारी से सुर्ख हो रहा था। हमदान ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा जैसे इससे करंट लगा हो। इसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो तेजी से मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करने की भी जहमत नहीं की गई। आरजू परेशानी और खौफ के आलम में इसे जाता देखती रही और वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ी। इसका बाजू जहां हमदान ने पकड़ा था बुरी तरह दुख रहा था, मगर इसका दिल इससे कहीं ज्यादा जख्मी था। कमरे की तेज रोशनी, बिखरा हुआ बिस्तर और दरवाजे से आती ठंडी हवा सब इसकी बेबसी और जिल्लत का मजाक उड़ा रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या इस आदमी के अजीब रद्द अमल पर हैरान हो जिसे अपनी बीवी बनाकर लाया था, मगर इसकी एक फितरी मजबूरी का सुनकर कमरे से ऐसे भागा था जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। इसका दिमाग माउफ हो रहा था। वो यहाँ क्यों थी? इस अजनबी, सख्त गिर और गुस्से से भरे शख्स के कमरे में वो कर क्या रही थी? इसका जहन इस जिल्लत से फरार हासिल करने के लिए खुद ब खुद माजी में भटकने लगा। ये सब कब शुरू हुआ? इसने अपनी भीगी आंखों को रगड़ते हुए सोचा। 15 साल पहले शाह हवेली का वसी सहन मेहमानों से भरा था। ये कोई शादी ब्याह का मौका नहीं था, मगर माहौल किसी जश्न से कम भी ना था। 6 साल आरजू, जिसे इसकी मां ने जबरदस्ती एक भारी सुर्ख गोटे वाली फ्रॉक पहना दी थी, सहन के एक कोने में अपनी हमजोलियों के साथ पकड़न पकड़ाई खेलने में मगन थी। इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि आज हवेली के बड़े शाह हमदान के वालिद सिकंदर शाह शहर से आए थे और इनके साथ इनका
12 साला बेटा हमदान भी था। आरजू के लिए हमदान शहर वाला भाई था जो साल में एक आध बार ही नजर आता और जब भी आता अपने खिलौनों या किताबों में गुम रहता। गांव के बच्चों के साथ खेलने को तौहीन समझता था। आज भी वो एक तरफ सफेद शलवार कमीज पर काली वास्कट पहने एक खानदानी बुजुर्ग की तरह संजीदा चेहरा बनाए बैठा था, जबकि आरजू मिट्टी में खेलते हुए कहके लगा रही थी। फिर इसके अब्बा जमान शाह इसने से आवाज दी, आरजू बेटा इधर आओ। जमान शाह एक शफीक और सादा तबीयत इंसान थे। अपने बड़े भाई सिकंदर शाह के बड़क दौलत और रुतबे की बजाय खलूस और रिश्तों को अहमियत देते थे। आरजू अपने अब्बा की लाडली थी। वो भागती हुई आई, जी अब्बा। इसके अब्बा ने इसे गोद में उठाया और चूम लिया। मेरी गुड़िया रानी, आज तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं हम। आरजू ने खुशी से ताली बजाई। कहाँ ये तोहफा? जमान शाह मुस्कुराए और इसे लेकर इस चबूतरे पर बैठ गए जहां सिकंदर शाह, हमदान और खानदान के दीगर बड़े मौजूद थे। मौलवी साहब भी वहीं तशरीफ फरमा थे। भाईजान, जमान शाह ने अपने बड़े भाई सिकंदर शाह से कहा, आप तो जानते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, दुनिया का कोई भरोसा नहीं, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। सिकंदर शाह जो अपने भाई की गिरती सेहत से वाकिफ थे, संजीदगी से बोले, हुक्म करो जमान, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मेरी आरज़ू। जमान शाह ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा। ये शाह खानदान की बेटी है, मैं चाहता हूँ ये शाह खानदान की बहू बने। मेरी जिंदगी में इसका हाथ हमदान के हाथ में दे दें। मैं मर भी गया तो सुकून से मरूंगा कि मेरी बेटी महफूज हाथों में है। सहन में एक लम्हे को खामोशी छा गई। 12 साला हमदान ने चौंक कर अपने वालिद की तरफ देखा। आरजू जो अब्बा की गोद में बैठी थी तोहफे का इंतजार कर रही थी। सिकंदर शाह ने एक नजर अपने बेटे पर डाली और फिर मुस्कुराए। जमान, ये भी कोई कहने की बात है, हमदान शाह से बेहतर इसके लिए कौन हो सकता है, हमें मंजूर है। मौलवी साहब आप निकाह पढ़वाएं। आरजू की माँ जो पर्दे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। इनकी आंखों में आंसू आ गए। मगर अब्बा, मेरा तोहफा? आरजू ने बाप की शेरवानी का बटन घुमाते हुए पूछा। जमान शाह हंस पड़े। बेटा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। और फिर बच्चों के शोर, बड़ों की सरगोशियों और 6 साला आरजू की नासमझी के दरमियान मौलवी साहब ने इजाबो कबूल करवाया। हमदान शाह वल सिकंदर शाह कि आपको आरजू जमान शाह बिनते जमान शाह अपने निकाह में। 12 साला हमदान ने एक नजर अपने वालिद के सख्त चेहरे पर डाली, फिर अपनी होने वाली दुल्हन पर जो अब भी फ्रॉक के धागे खींच रही थी, और धीमी संजीदगी आवाज में कहा, कबूल है। जब आरजू से पूछा गया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब्बा, ये मौलवी बाबा क्या कह रहे हैं? जमान शाह ने इसका गाल थपथपाया। बेटा, कहो कबूल है। कबूल है, इसे नारा लगाया जैसे कोई खेल जीत गई हो। इस तरह मिट्टी में खेलते आरजू हमदान शाह की मनकूहा बन गई। इसके 2 साल बाद ही हमदान शाह को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज दिया गया। पहले वो लंदन गया, फिर अमेरिका। वक्त गुजरता गया, आरजू बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। वो गांव के स्कूल से कॉलेज जाने लगी। इसके लिए वो निकाह एक भूली बसरी याद, एक धुंधला सा ख्वाब बन चुका था। कभी कभार जब खानदान में कोई शादी होती तो इसकी माँ हसरत से कहती, मेरी बेटी की रुखसती न जाने कब होगी, वो तो जैसे भूल ही गया। आरजू अपनी किताबों से नजरें हटाकर हंस पड़ती। अम्मी, आप भी किन बातों को ले बैठी? वो बचपन का एक मजाक था। क्या आपको सचमुच लगता है कि अमेरिका में पढ़ा लिखा इतना बड़ा बिजनेसमैन हमदान शाह मुझ जैसी गांव की लड़की को याद रखेगा? इसने वहां किसी गोरी से शादी कर ली होगी। ऐसा मत कहे, इसकी माँ तड़प कर कहती। तेरा इस पर हक है, तेरे अब्बा ने यह रिश्ता जोड़ा था। अब्बा ने जोड़ा था। आरजू की आवाज में तलखी आ जाती। मगर अब्बा भी तो नहीं रहे। जमान शाह का इंतकाल आरजू के मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान हुआ था। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। वो अपने अब्बा की लाडली थी। इनके जाने के बाद जैसे इसके सर से साया छन गया हो। ऐसे याद था कि अब्बा के जनाजे पर सारा खानदान मौजूद था। सिकंदर शाह भी आए थे, मगर हमदान शाह नहीं आया। किसी ने कहा इसके इम्तिहानात हो रहे हैं, नहीं आ सकता। इस दिन आरजू के दिल से हमदान शाह नाम का आखिरी शाबब मिट गया। जो शख्स इसके बाप के जनाजे पर नहीं आ सका, वो इसकी जिंदगी में क्या आता? अब्बा के जाने के बाद हवेली में इनका हिस्सा भी जैसे बेवकूत हो गया। सिकंदर शाह ने इनकी माली मदद तो जारी रखी, मगर वो रोब, वो मान, वो तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया था। आरजू और इसकी माँ को हवेली में होने वाली हर तकरीब में बेचारियों की तरह देखा जाता। फिर एक दिन जब आरजू अपने अब्बा की मौत के सदमे से निकलकर अमली जिंदगी में कदम रखने का सोच रही थी,
तो वो आ गया। 2 दिन पहले जब वो कॉलेज से वापस आई थी, थकी हारी पानी पी रही थी, जब हवेली के पुराने खस्ताहाल दरवाजे के बाहर एक चमकती हुई स्याह मर्सिडीज आकर रुकी थी। गांव में ऐसी गाड़ी का आना एक अनोखा वाकया था। गाड़ी से जो शख्स उतरा, इसने काला 3 पीस सूट पहना हुआ था, आंखों पर स्याह चश्मा था। वो गांव का हिस्सा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो हमदान शाह था। इससे अब्बा के मरने के 2 साल बाद और अपने निकाह के 15 साल बाद अपनी दुल्हन का ख्याल आया था। वो सीधा इनके घर के हिस्से में आया। आरजू और इसकी माँ से देखकर हक्का बक्का रह गई। वो 12 साल का लड़का नहीं था, वो 30 साल का एक बारूब सा सर्द मेहर और इंतहाई पुरकशिश मर्द बन चुका था, जिसकी आंखों में गांव की कोई रमक बाकी नहीं रही थी। चची, इसने अपनी माँ से बात करते हुए आरजू की माँ को मुखातिब किया। मैं आरजू को लेने आया हूँ। इसकी आमद की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हवेली के बाकी मकीन, इसकी फुफियां, चचियां सब इकट्ठे हो गए। अरे वाह हमदान बेटा, इसकी बड़ी फूफो जो अपनी बेटी हना के हवाले से इसे देख रही थी, तंजिया मुस्कुराई। आज इतने सालों बाद कैसे ख्याल आ गया? जब जमान भाई जिंदा थे तब तो वक्त ना मिला, अब इन पर रहम खाने आए हो। हमदान ने अपना चश्मा उतारा। इसकी आंखें इसके लहजे से भी ज्यादा सर्द थी। फूफो, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया, तो फिर क्या करने आए हो? दूसरी चची, जिसकी नजर भी हमदान की दौलत पर थी, फौरन बोली, बेटा तुम शहर के हो, इन गांव की लड़कियों में क्या रखा है? ये आरजू तो अब तुम्हारे लायक भी नहीं रही। मेरी समर को देखो, शहर के कॉलेज में पढ़ती है। खानदान की हर औरत, हर रिश्तेदार इससे अपना दामाद बनाना चाहता था। वो सब इस बचपन के निकाह को एक रस्मी कार्रवाई समझकर भूल चुके थे, अपनी बेटियों के ख्वाब सजा रहे थे। आरजू खामोशी से तमाशा देख रही थी। इसे शदीद जिल्लत महसूस हो रही थी, जैसे वो कोई नीलामी की चीज हो। हमदान ने एक नजर पूरे मजमे पर डाली, फिर इसकी नजर आरजू पर आकर ठहरी, जो खौफ और गुस्से से लाल हो रही थी। मैं यहाँ कोई नया रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ। इसकी आवाज में ऐसी गरज थी कि सब खामोश हो गए। मैं अपना रिश्ता निभाने आया हूँ। आरजू मेरी बीवी है, निकाह में है, और मैं इसे आज ही अभी रुखसत करवा कर अपने साथ शहर ले कर जा रहा हूँ। मगर बेटा, ये कैसे मुमकिन है? फुप्पो ने आखिरी कोशिश की। रस्म रवाज, बारात, मुझे इन रस्मों की परवाह नहीं। हमदान ने फैसला सुना दिया। मेरे मरहूम चचा की यही वसीयत थी। इन्होंने मरने से पहले मेरे वालिद से वादा लिया था कि मैं ही आरजू का ख्याल रखूंगा। मैं इनकी वसीयत पूरी कर रहा हूँ। इसने वसीयत पर जोर दिया। वो मुड़ा और आरजू की माँ से कहा, चची हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। आरजू की माँ रो पड़ी। बेटा, इतनी जल्दी, बिना किसी तैयारी के कैसे? मेरी बेटी, मैंने कहा सामान बांध दें। हमदान का लहजा पत्थर की तरह सख्त था। ये शायद आप चाहती हैं कि बगैर सामान के मेरे साथ चले। फैसला आपका है, रुखसती आज ही होगी। खानदान भर की मुखालफत के बावजूद इनकी लालच भरी नजरों के सामने वो हमदान शाह, जिसे वो भूली बैठी थी, इसे अपने साथ ले आया। आरजू को ठीक से अपनी माँ से रोने या लिपटने का मौका नहीं मिला। वो बस अपना छोटा सा कॉलेज बैग उठाकर पैकिंग कर सकी और इस चमकती काली गाड़ी में बैठ गई। और अब आरजू सर्द फर्श पर बैठी कांप रही थी। वसीयत, वो रोते बड़बड़ाई, मैं इसकी बीवी नहीं, मैं इसके मरहूम चचा की वसीयत हूँ। ऐसे अब समझ आया कि वो आदमी इतना वसील क्यों था। वो इसे अपनी मर्जी से नहीं लाया था, वो इसे अपनी जिम्मेदारी, एक बोझ, एक वसीयत समझकर लाया था। और आज सुबह इस वसीयत ने, इस बोझ ने इसके प्राइवेट अंडरवियर को पहनकर इसकी तौहीन कर दी थी। आरजू ने अपने घुटने सीने से लगा लिए और सिसकियां भरने लगी। इसकी रुखसती वाकई बहुत अचानक हुई थी। हमदान शाह के जाने के बाद कमरे में एक नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी छा गई थी। आरजू वहीं ठंडे फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी रही। इसका पूरा वजूद शर्मिंदगी और जिल्लत के एहसास से कांप रहा था। इसे वक्त का कोई अंदाजा न रहा। वो कितनी देर वहीं बैठी रोती रही, इससे खुद मालूम ना था। इसके पेट में तकलीफ की लहरें भी उठ रही थी, जो इसकी ज़हनी अजियत को मजीद बढ़ा रही थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। आरजू उछल पड़ी। इसका दिल डूब गया, कहीं वो वापस तो नहीं आ गया। इस ख्याल से इसका सांस रुकने लगा। इसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खौफ से दरवाजे को घूरने लगी। दस्तक दोबारा हुई, इस बार ज्यादा मोहतात, और फिर एक निस्वानी आवाज आई, बीबी। आरजू ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा धीरे से खुला और एक उधेड़ उम्र खातून, जो मुलाजमाओं के सादा से यूनिफॉर्म में मलबूस थी, अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर नरमी और हमदर्दी के तासुरात थे। इसके पीछे एक और जवान लड़की थी, जिसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे।
अस्सलाम वालेकुम बीबी। इस खातून ने अंदर आते हुए बहुत नरमी से कहा, मेरा नाम नूरी है, मैं यहाँ काम करती हूँ। आरजू जो भी फर्श पे बैठी थी, इससे देखकर जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी। वो खुद को समेट रही थी। नूरी तेजी से आगे बढ़ी। अरे नहीं नहीं बीबी, आप बैठी रहें, तकलीफ ना करें। नूरी ने दूसरी मुलाजमा को इशारा किया, जिसने सारे शॉपिंग बैग्स कमरे में मौजूद एक खूबसूरत सोफे पर रख दिए। वो कमरे की हालत, बिस्तर की सिलवटें और आरजू की सुर्ख आंखों को एक ही नजर में भांप गई थी, मगर इससे अपने चेहरे पर कोई तासुर ना आने दिया। आरजू हैरान और परेशान सी कभी इन बैग्स को देखती, कभी इस खातून को। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कह ना सकी। बीबी नूरी ने बहुत शाइस्तगी से कहना शुरू किया, ये सामान शाह साहब ने भिजवाया है। ये सुनना था कि आरजू के दिमाग पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। हमदान शाह ने? वो शख्स जो सुबह से इतना जलील करके गया था, वो इसके लिए सामान क्यों भिजवाएगा? आरजू की हैरत को देखते हुए नूरी ने अपनी बात जारी रखी। शाह साहब का हुक्म था कि आपकी जरूरत की हर चीज फौरन पहुंचा दी जाए। इसने सोफे पर रखे बैग्स की तरफ इशारा किया। इसमें आपके कपड़े और बाकी जरूरी अशिया हैं। आरजू ने कुछ न कहा, बस धीरे से अपना सर हिलाने पर इक्तफा किया, जैसे इसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। नूरी ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसकी आवाज मजीद धीमी और हमदर्द हो गई। बीबी, आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। साहब ने कहा था कि आपका खास ख्याल रखा जाए। खास ख्याल? आरजू के कानों में ये अल्फाज गूंजे। सुबह वाला सलूक खास ख्याल था? यह आदमी कितना अजीब और मुतज़ाद था। पहले इसने इतनी बेइज्जती की और अब मुलाजमा को खास ख्याल रखने का कह रहा था। वो इतनी हैरान और उलझी हुई थी कि इससे गुस्सा भी नहीं आया। इसने बस ना में सर हिला दिया। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसकी आवाज बामुश्किल निकली। अच्छा बीबी, नूरी ने फौरन बात मान ली। आप ये सामान देख लें, मैं आपके लिए थोड़ी देर में जूस या चाय भिजवाती हूँ, और दोपहर के खाने का भी बता दीजिएगा क्या लेंगी। आरजू ने फिर नफी में सर हिलाया। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है बीबी? नूरी ने माँ जैसी शफकत से कहा। रंग कितना पीला पड़ गया है। चले मैं खुद ही आपके लिए खाना हल्का फुल्का बनवा कर लाती हूँ, आप फिक्र न करें। नूरी ने दूसरी मुलाजमा को बाहर जाने का इशारा किया और फिर खुद भी आरजू को एक तसल्ली भरी नजर देखकर कमरे से खामोशी से निकल गई। इसके जाने के बाद आरजू चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। फिर इसकी नजर इन शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। वो हिचकिचाते हुए इनकी तरफ बढ़ी। इसका दिल धक धक कर रहा था। इसने पहला बैग खोला। इसमें से नए आरामदेह और खूबसूरत लॉन के सूट निकले, सादा मगर महंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई घर में आराम के लिए पहनता है। साथ ही एक नरम सी चप्पल भी थी। इसने दूसरा बैग खोला। इसमें महंगे परफ्यूम्स, लोशन और कुछ मेकअप का सामान था। आरजू ये सब देखकर हैरान हो रही थी। वो शख्स जो सुबह इसकी एक छोटी सी मजबूरी पर इतना भड़क गया था, बस के लिए इतनी फुर्सत से चीजें लाया था। फिर इसकी नजर आखिरी बैग पर पड़ी, जो बाकियों से छोटा और सादा था। इसका दिल जोर से धड़का। इससे अंदाजा हो गया था कि इसमें क्या हो सकता है। इसने कांपते हाथों से वो बैग खोला। इसके अंदर बिल्कुल वही था जिसकी इसे इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत थी। सैनिटरी पैड्स के 2 बड़े पैकेट और साथ ही करीने से तय किए हुए बिल्कुल नए खवातीन के अंडरवियर्स। ये देखते आरजू की आंखों में आंसुओं की एक नई लहर उमड़ आई, मगर इस बार ये आंसू जिल्लत या खौफ के नहीं थे। ये हैरत, तशक्कुर और एक अजीब सी उलझन के थे। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। इसका मतलब सुबह वो सब सुनने के बाद इसने जेरे लब कहा। इसे याद आया कि वो कमरे से कैसे एक झटके से निकला था। वो गुस्से में नहीं निकला था, वो शायद शर्मिंदा हो गया था या घबरा गया था। इसके फौरन बाद इसने किसी को फोन करके ये सब चीजें मंगवाई होंगी। इसने इसकी सबसे बड़ी, सबसे प्राइवेट जरूरत का ख्याल रखा था, जिसका जिक्र करते हुए वो खुद शर्म से मरी जा रही थी। वो अपने आंसू पोंछती हुई बेख्तियार मुस्कुरा दी। इतना भी बुरा नहीं है हमदान जितना मैंने सोचा था, इसने खुद से कहा। इसे सच में एहसास हुआ कि मुझे इन चीजों की कितनी जरूरत थी, खास तौर पर इन प्राइवेट चीजों की। इसे लगा जैसे इसके दिल पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। सुबह की सारी करवाहट, सारी जिल्लत इसे ख्याल से कुछ कम हो गई। आरजू ने फौरन इनमें से एक आरामदेह हल्के नीले रंग का सादा लिबास निकाला, नया अंडरवियर और पैड्स लिए और सीधा बाथरूम का रुख किया। गर्म पानी के नीचे खड़े होकर ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ सफर की गिर्द नहीं बल्कि सुबह की तजलील का असर भी धो रही हो। जब वो नहाकर साफ सुथरे आरामदेह कपड़ों में बाहर आई तो वो खुद को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। इसके पेट की तकलीफ अब कम हो गई थी। इसने अपने गीले बाल तौलिए से खुश किए और बिस्तर बढ़ाकर बैठ गई।
कमरा अब भी वही था, मगर आरजू का दिल अब इतना खौफजदा नहीं था। वो अब हमदान शाह के बारे में सोच रही थी, वो शख्स जो वसीयत पूरी करने के लिए इसे जबरदस्ती उठा लाया, जो सुबह एक मामूली बात पर दरिंदों की तरह इस पर चीखा और फिर इसी मजबूरी को समझकर खामोशी से इसकी सबसे बड़ी जरूरत पूरी कर गया था। आखिर है कैसा ये इंसान, इसने सोचा, और इस बार इसके दिल में खौफ के साथ तजस्सुस का एक हल्का सा अंसर भी शामिल था। उसने पूरा दिन इसी कमरे में गुजार दिया। वो बड़ी शीशे की खिड़की के पास खड़ी हो गई। दिन शाम में ढला, आसमान का रंग नारंगी से गहरा नीला हुआ और फिर स्याह हो गया। नीचे सड़कों पर गाड़ियों की रोशनियां सितारों की तरह चमकने लगी। आरजू ने नूरी का लाया हुआ जूस पी लिया था और जबरदस्ती दोपहर के खाने के चंद लुक़्मे भी ले लिए थे, मगर इसका हलक खुश्क था। अब सुबह के वाक़े से ज्यादा इस शख्स की वापसी का खौफ सता रहा था। जब वो रात को वापस आएगा तो क्या होगा? इसने सोचा, क्या वो फिर मुझ पर चीखेगा या वो मुझे इस कमरे से निकाल देगा? मगर फिर इसे वो शॉपिंग बैग याद आए। नहीं, अगर इससे निकालना होता तो वो मेरी जरूरत की सबसे ज़ाती चीजें क्यों मंगवाता? ये तजाद इसे पागल कर रहा था। वो बिस्तर के कोने पर खुद को समीट कर बैठ गई। इसने एक हल्के नीले रंग का जो सूट पहना था, इस पर इसने दुपट्टा भी सलीके से ओढ़ लिया। इसने अपने नम बालों को कंघी करके एक सादा सी चुटिया बना ली थी। वो सुबह की बिखरी हुई खौफजदा लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि एक थकी हुई, संजीदा और किसी फैसले की मुंतजर लग रही थी। रात के तकरीबन 9 बजे इससे नीचे मरकजी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आई। इसका दिल इसके हलक में आ गया। वो आ गया था। इसने लाशौरी तौर पर अपना दुपट्टा सर पर थोड़ा और आगे कर लिया। इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। इसने कदमों की आहट सुनी, भारी पुरएतमाद कदम जो सीढ़ियां चढ़ते हुए इसके कमरे की तरफ आ रहे थे। हर कदम इसके दिल की धड़कन तेज कर रहा था। कदमों की आहट दरवाजे पर आकर रुक गए। एक लम्हे की खामोशी। आरजू ने सांस रोक ली, फिर दरवाजे का हैंडल घुमा और दरवाजा एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। हमदान शाह अंदर दाखिल हुआ। वो दिन से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। इसने अपने गहरे नीले रंग के सूट का कोट उतारकर बाजू पर डाली हुई टाई की नॉट ढीली की और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले थे। इसके चेहरे पर दिन भर की थकावट आया थी, मगर इसकी आंखों में वही सर्द मेहरी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ और इसकी नजरें सीधी कबर्ड की तरफ गई थी। शायद वो कपड़े बदलना चाहता था, लेकिन तभी इसकी नजर आरजू पर पड़ी, जो बिस्तर के कोने पर खामोश मुजस्मे की तरह बैठी इसे देख रही थी। हमदान शाह ठटक कर रुक गया। इसके कदम वहीं जम गए। इसने तवक्को की थी कि वो इसे सुबह की तरह रोती हुई, बिखरी हुई हालत में पाएगा, मगर इसके सामने जो आरजू बैठी थी वो साफ सुथरी, पुरसकून और मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद थी। इसके ताज़ा नहाए हुए चेहरे पर पानी की चंद बूंदें अभी चमक रही थीं और इसके बालों से शैम्पू की हल्की मीठी खुशबू आ रही थी। वही शैम्पू जो इसने आज सुबह इसके लिए मंगवाया था। एक लम्हे के लिए हमदान को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इसे सुबह का अपना वेश्याना सलूक याद आ गया। वो शर्मिंदगी जो इसे ऑफिस में सारा दिन महसूस होती रही थी, वो अब कई गुना बढ़ गई थी। इसके चेहरे पर नमूदार हुई। इसने तेजी से अपनी नजरें चुरा लीं। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसने मुड़कर दरवाजे को देखा, फिर अपने कोट को, जैसे वो कोई बहुत अहम काम भूल गया हो। वो एक लफ्ज भी कहे बगैर वापस मुड़ने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। आरजू की धीमी मगर साफ आवाज कमरे में गूंजी। हमदान के कदम फिर रुक गए। इसने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा, मगर अब भी इसकी आंखों में देखने से गुरेजा था। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आवाज में गैर मामूली खुरदरापन था। आरजू ने एक गहरा सांस लिया। यह हिम्मत करने का वक्त था। अगर वो आज ना बोली तो शायद फिर कभी ना बोल पाए। वो बिस्तर से उठी और इससे चंद कदम के फासले पर नजरें झुकाए खड़ी हो गई। मुझे आपसे कुछ कहना है। हमदान ने माथे पर बल डाले। इसने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। क्या? इसका लहजा मुख्तसर और सर्द था। आरजू ने अपने कांपते हाथों को दुपट्टे में छुपा लिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ये वो अल्फाज नहीं थे जिनकी हमदान तवक्को कर रहा था। इसकी आंखों में हैरत उभरी। शुक्रिया? किस बात का? इन सब चीज़ों के लिए। आरजू ने इन शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा किया जो अब भी सोफे पर मौजूद थे। आपने मेरी ज़रूरत का ख्याल किया।
सच में मुझे इन सब की बहुत जरूरत थी, खास तौर पर। वो आखिरी जुमला कहते कहते रुक गई और इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, मगर इसने हिम्मत करके अपनी बात मुकम्मल की, खास तौर पर मेरी जाती जरूरत की चीजों की। इसका इतराफ, इसकी सच्चाई और इसकी आवाज में मौजूद शुक्रगुजारी, ये सब मिलकर हमदान शाह को बेबस कर रहे थे। वो शख्स जो सैकड़ों लोगों के सामने तकरीरें करता था, जो करोड़ों के सौदे करता था, इस वक्त इस 18 साल लड़की के सामने खड़ा शदीद शर्मिंदगी महसूस करा था। इसे लगा जैसे किसी ने इसे थप्पड़ मारा हो। इस लड़की को जैसे वो सुबह वहशियों की तरह जलील करके गया था। इससे अपनी बुनियादी जरूरत पूरी होने पर शुक्रिया कहना पड़ रहा था। हमदान ने एक लंबा सांस लिया और आंखें बंद कर ली। जब इसने आंखें खोली तो इसकी सर्द मेहरी में एक वाज़ह दरार थी। तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी आवाज अब सर्द नहीं बल्कि दबी हुई और थकी हुई थी। वो चंद कदम चलकर इसके करीब आया, मगर मुनासिब फासला रखा। बल्कि मैं तो तुमसे शर्मिंदा हूँ। आरजू ने चौंक कर अपना सर उठाया। क्या? इसे सही सुना था? हमदान शाह और शर्मिंदा। मैं शर्मिंदा हूँ आरजू। इसने इसका नाम शायद पहली बार ठीक से लिया था। इस बर्ताव के लिए जो मैंने सुबह तुम्हारे साथ किया वो नाकाबिले माफी था। आरजू खामोशी से इसे देखती रही। हमदान को लगा कि इसे अपनी बात वाज़ह करनी चाहिए। वो अपनी जेबों में हाथ डालकर खिड़की की तरफ मुड़ गया ताकि इसका सामना न करना पड़े। ये सारी सूरत हाल ये गलत है। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे इतनी इमरजेंसी में रुखसती करवाई तो मैं तुम्हारी माँ से ठीक से मिलने या अपना सामान तक लेने का मौका नहीं मिल सका। इसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी थकन और अफसोस था। मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। ये अल्फाज इसने इतने धीरे से कहे थे कि आरजू को बहुत कान लगाकर सुनना पड़ा। हमदान वापस इसकी तरफ मुड़ा। इस बार इसने आरजू की आंखों में बराहे रास्त देखा। देखो, मैं जानता हूँ कि ये वो नहीं जो तुम चाहती थी और शायद मैं भी, मगर अब हकीकत यही है। इसने अपनी टाई की नोट को पूरी तरह खोल दिया और इसे उतारकर सोफे पर फेंक दिया। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। इसने जिम्मेदारी पर जोर दिया और मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं होता। सुबह जो हुआ वो मेरी गफलत थी, मेरी नाकामी थी कि मैं ये अंदाजा न लगा सका कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये अब दोबारा नहीं होगा। वो रुका जैसे सोच रहा हो कि और क्या कहना है। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो नूरी को बता सकती हो या मुझे बता सकती हो। आइंदा तुम्हें मेरी अलमारी में चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी जुमले में हल्की सी तलखी थी, मगर वो सुबह वाली नफरत नहीं थी बल्कि शायद एक शिकायत थी। आरजू ने जल्दी से नफी में सर हिला दिया। हमदान ने इसकी आईनों हिलाया। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस बात काटी। मैं समझ गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो तनाव जो सुबह के वक्त था वो अब भी मौजूद था, मगर इसकी नोयत बदल गई थी। मैं फ्रेश हो जाऊं, हमदान ने आखिरकार कहा, जैसे इस खामोशी को तोड़ना चाहता हूँ। वो अपनी कबर्ड की तरफ बढ़ गया। आरजू वहीं खड़ी से जाता देखती रही। इसका दिल अब भी धड़क रहा था, मगर इस बार खौफ से नहीं बल्कि हैरत से। इस शख्स ने जिससे वो सुबह इतनी नफरत करने लगी थी, इससे माजरत की थी। इसने अपनी गलती मानी थी। इसने इसे जिम्मेदारी कहा था। आरजू के लिए ये लफ्ज़ वसीयत से कहीं बेहतर था। जिम्मेदारी में फिर भी थोड़ा सा अपनापन था। एक महीना बीत गया। ये एक महीना आरजू ने एक अजीब सी अजनबियत और खामोश झिझक में गुजारा था। हमदान शाह से इसकी मुलाकात दिन में 2 वक्त होती, सुबह नाश्ते की मेज पर और रात को जब वो काम से वापस लौटता। वो सुबह का झटका, वो तल्ख कलामी और फिर वो शर्मिंदा सी माजरत, इस वाकई ने इनके दरमियान एक नादीदा लकीर खींचती थी। ये नफरत की लकीर नहीं थी बल्कि एक मोहतात फासले की थी। वो अब इस पर चीखता नहीं था और आरजू इससे खौफजदा नहीं होती थी, मगर वो एक दूसरे के लिए मुकम्मल अजनबी थे। हमदान अपनी दुनिया में मगन रहता। फोन कॉल्स, लैपटॉप, फाइलें और ऑफिस। आरजू ने खुद को किताबों में मसरूफ कर लिया था जो नूरी इसके कहने पर लाइब्रेरी से ला देती थी। इनकी गुफ्तगू इंतहाई मुख्तसर और काम की होती थी। गुड मॉर्निंग, वो नाश्ते पर अखबार पढ़ते हुए कहता। गुड मॉर्निंग, वो चाय का कप पीते हुए धीरे से जवाब देती। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नूरी को बता देना। ये इसका रोज़ का जुमला था। जी, ये इसका रोज़ का जवाब था। आरजू ने बस 1 महीने में समझौता करना सीख लिया था। इसने मान लिया था कि वो हमदान शाह की जिंदगी में एक जिम्मेदारी के तौर पर शामिल हुई थी, जिसे वो बोझ समझकर नहीं तो कम से कम एक फर्ज समझकर निभा रहा था। वो इसके खाने पीने, लिबास और आराम का हर ख्याल रखता था, मगर इसके वजूद से, इसकी ज़ात से इससे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आरजू सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर नहीं रहना चाहती थी। वो ज़मान शाह की बेटी थी जिसने इसे ख्वाब देखना सिखाया था।
ایک شام حمدان آفس سے جلدی لوٹ آیا. وہ لاؤنج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا. وہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا. آرزو نے محسوس کیا کہ آج اس کا موڈ نسبتاً بہتر تھا. اس نے ہمت مجتمع کی. آج اسے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بات کر کے رہے گی. وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی. حمدان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر صرف آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جسے پوچھ رہا ہو کیا بات ہے. وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا. آرزو نے اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے کہا. اس نے غیر دلچسپی سے جواب دیا. اس کی انگلیاں کی بورڈ پر واپس چل پڑی. میں یہاں سارا دن فارغ رہتی ہوں. تو اس نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا. تمہیں شاپنگ پر جانا ہے؟ نوری کو بولو, ڈرائیور کو نہیں. آرزو نے اس کی بات کاٹ دی. اس کی آواز میں اتنی مضبوطی تھی کہ حمدان کی انگلیاں رک گئیں. اس نے لیپ ٹاپ کا ڈھکن تھوڑا نیچے کیا اور اب غور سے اسے دیکھا. آرزو نے گہرا سانس لیا. مجھے شاپنگ نہیں کرنی, مجھے اپنی پڑھائی آگے جاری رکھنی ہے. میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں. کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. حمدان کو جیسے اس بات کی توقع ہی نہیں تھی. اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے میز پر رکھ دیا. ماسٹرز؟ وہ گہری بھاری آواز میں بولا. جی. آرزو نے اب نظریں ملا کر کہا. حمدان نے کچھ دیر اسے گھور کر دیکھا. اس کے چہرے پر تاثرات بدل رہے تھے. وہ حیرت زدہ لگ رہا تھا اور شاید تھوڑا سا متجسس بھی. تم نے پہلے کتنا پڑھا ہے؟ اس نے پوچھا. اس کے لہجے میں اب بھی وہ گاؤں والی لڑکی کا تصور تھا جو شاید بمشکل کالج تک گئی ہو. آرزو نے فخر سے سر اٹھایا. وہ چیز تھی جو اس کی اپنی تھی. میں نے BS آنرز کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں. یہ ایک اور جھٹکا تھا. حمدان شاہ جو بڑی بڑی بزنس ڈیلز میں حیران نہیں ہوتا تھا, اس وقت واقعی متاثر ہوا تھا. ایسا لگا تھا کہ وہ کسی آرٹس کے مضمون میں سادہ BA کر کے بیٹھی ہوگی. BS کمپیوٹر سائنس؟ اس نے دہرایا. جی. ابا چاہتے تھے کہ میں سافٹ ویئر انجینئر بنوں. آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی. حمدان چند لمحے خاموش رہا. وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے وہ ایک مہینے سے نظر انداز کرتا آ رہا تھا. وہ اسے صرف ایک وصیت کا بوجھ, ایک گاؤں کی سادہ لڑکی سمجھتا رہا, مگر وہ تو تعلیم یافتہ, ذہین اور اپنے خواب رکھنے والی لڑکی نکلی. اس نے اچانک ایک فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مطلب؟ آرزو کو یقین نہیں آیا. مطلب میں کل ہی شہر کی بہترین یونیورسٹیز میں پتہ کرتا ہوں. تم اپنے کاغذات تیار رکھو. یہ کہہ کر وہ اٹھا, اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. آرزو سے جاتا دیکھتی رہی. اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا. یہ اتنا آسان تھا. اس نے ہاں کہتی تھی. اگلے دن حمدان نے واقعی اپنی بات کا پاس رکھا. اس نے شہر کی سب سے بڑی اور بہترین پرائیویٹ یونیورسٹی کے ڈین سے خود بات کی. آرزو کے تعلیمی ریکارڈز, اس کے گریڈز اور اس کے فائنل ایئر کے پروجیکٹ کی تفصیلات دیکھ کر یونیورسٹی انتظامیہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی. آرزو کے تعلیمی ریکارڈز اتنے شاندار تھے کہ اس کے مارکس اتنے اعلیٰ تھے کہ اسے نہ صرف ماسٹرز پروگرام میں فوری داخلہ مل گیا, بلکہ یونیورسٹی نے اسے 100% اسکالرشپ بھی آفر کر دی. یہ خبر لے کر جب وہ گھر آئی تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑے تھے. وہ حمدان کا انتظار کر رہی تھی. رات کو جب حمدان آیا تو آرزو نے خود آگے بڑھ کر اس سے خبر سنائی. میرا ایڈمیشن ہو گیا اور مجھے اسکالرشپ بھی مل گئی ہے. اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں. حمدان نے خبر سنی. اس نے ایک لمحے کے لیے آرزو کے چمکتے چہرے کو دیکھا. وہ واقعی خوش تھی اور اس کی خوشی اس کی اپنی کمائی ہونی تھی. یہ حمدان کے پیسوں کی مرہون منت نہیں تھی کہ اس کی اپنی قابلیت تھی. حمدان کو اپنے اندر ایک عجیب سی انجانی خوشی محسوس ہوئی. یہ تو بہت اچھی خبر ہے, اس نے سنجیدگی سے کہا, مگر اس کی آنکھوں میں ایک نرمی سے تھی. اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آرزو نے سمجھا نہیں. سیلیبریٹ؟ ہاں. حمدان نے اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھی. تیار ہو جاؤ, ہم ڈنر پر باہر جا رہے ہیں. یہ آرزو کے لیے تیسرا اور سب سے بڑا جھٹکا تھا. 1 گھنٹے بعد وہ شہر کے سب سے مہنگے روف ٹاپ ریسٹورینٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے. یہاں سے پورے شہر کی روشنیاں ستاروں کی طرح بکھری نظر آ رہی تھیں. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ماحول میں دھیمی موسیقی تھی. آرزو نے ان کپڑوں میں سے خوبصورت گہرے سبز رنگ کا جوڑا پہنا تھا جو حمدان نے اس کے لیے منگوائے تھے. وہ ہلکا سا میک اپ کر کے بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے اس پرتعش ماحول میں کچھ گھبرائی ہوئی مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی. حمدان نے اسے آج پہلی بار ٹھیک سے دیکھا تھا. وہ خاموشی سے مینیو دیکھ رہی تھی اور اس کی پلکیں جب وہ نظر جھکاتی بہت گھنی لگتی تھیں. تمہیں مبارک ہو اسکالرشپ کے لیے. حمدان نے گفتگو کا آغاز کیا. میں نے تمہارے ریکارڈز دیکھے تھے, کافی امپریسو ہیں. آرزو نے مینیو سے نظریں اٹھائیں. شکریہ, اور ایڈمیشن کروانے کے لیے بھی آپ کا شکریہ. اگر آپ نہ ایڈمیشن میں نے نہیں کروایا. حمدان نے اس کی بات کاٹی. وہ تمہارے گریڈز نے کروایا. میں نے صرف دروازہ دکھایا تھا. آرزو اس کے اعتراف پر مسکرا دی.
फिर भी शुक्रिया। वेटर के ऑर्डर लेने के बाद इसके दरमियान में एक बार भी खामोशी छा गई, मगर ये सुबह वाली झिझक भरी खामोशी नहीं थी, ये एक पुरसकून खामोशी थी। तो कंप्यूटर साइंस से क्यों? हमदान ने आखिरकार पूछा, जैसे वो वाकई जानना चाहता हो। आरजू ने कंधे उचकाए। अब्बा को लगता था कि आने वाला दौर इसी का है। वो कहते थे मेरी बेटी गांव में बैठकर दुनिया फतह करेगी। वो मुस्कुराई। इन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। और तुम्हें तुम्हें क्या शौक है पढ़ाई के अलावा? ये पहली बार था कि हमदान ने इसकी जात में दिलचस्पी ली थी। आरजू ने एक लम्हे को सोचा। मुझे बारिश बहुत पसंद है, जब मिट्टी की खुशबू आती है, और किताबें पढ़ना, पुरानी तारीखी कहानियां। हमदान ने हल्का सा सर हिलाया। अजीब, मुझे बारिश से सख्त नफरत है। आरजू ने हैरत से इसे देखा। नफरत? क्यों? कीचड़, ट्रैफिक जैम और सारा काम रुक जाता है। इट्स हेक्टिक। आरजू इसके जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ी। ये इस एक महीने में पहली बार था कि वह इसके सामने खुलकर हंसी थी। हमदान इसकी हंसी पर एकदम साकित हो गया। इसकी हंसी बहुत मासूम थी। आप हर चीज को काम और बिजनेस की नजर से क्यों देखते हैं? इसने हंसी दबाते हुए पूछा। कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। हमदान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसे देखता रहा। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? इसने मौजू बदला। मुझे पसंद है दाल चावल या साग। हमदान मुस्कुराया। इसके चेहरे पर एक हल्की सी नायाब मुस्कुराहट थी। और मैं यहाँ तुम्हें इटालियन रेस्टोरेंट ले आया हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, आरजू ने जल्दी से कहा। और आपको क्या पसंद है? मुझे हर वो चीज़ जो तेज़ हो, इसने कहा, जैसे स्टेक और ब्लैक कॉफ़ी, बिल्कुल तेज़, बिना चीनी के, बिल्कुल आपकी तरह, आरजू ने धीरे से कहा। और फिर एहसास हुआ कि वो क्या कह गई है। वो फौरन शर्मा गई। हमदान ने ये सुन लिया था, मगर आज इसने इसकी बात का बुरा नहीं मनाया। वो रात बहुत मुख्तलिफ थी। पहली बार वो एक दूसरे से बेतकल्लुफ हुए थे। इन्होंने अपनी पसंद, नापसंद, अपने शौक और अपनी नफरतों पर बात की। आरजू ने इस हमदान को जाना जो सिर्फ गुस्से वाला और सख्त गिर नहीं था, बल्कि जो अपनी पढ़ाई के दौरान अमेरिका में अकेले रहा था, जिसने अपने वालिद का बिजनेस संभालने के लिए अपने शौक को कुर्बान कर दिया था। और हमदान ने इस आरजू को देखा जो सिर्फ एक वसीयत या जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक ज़हीन, काबिल और खूबसूरत रूह की मालिक थी, जिसकी आंखों में गांव की सादगी के साथ शहर को फतह करने के ख्वाब भी थे। जब वो रात को घर वापस जा रहे थे, गाड़ी में खामोशी थी, मगर इसमें अपनायत थी। आरजू के लिए वो दिन, वो डिनर इसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। इसे लगा जैसे इसकी कैद में उम्मीद की एक खिड़की खुल गई हो। और हमदान शाह जो गाड़ी ड्राइव करते हुए की नखियों से शीशे में इसके पुरसकून चेहरे को देख रहा था, दिल में सोच रहा था, ये लड़की ये इतनी आम नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसकी बातों में एक ठहराव है और इसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। कुछ तो खास है इसमें। पहली बार इसे अपने मरहूम चचा की वसीयत बोझ नहीं, बल्कि एक तोहफा लगने लगी थी। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। आरजू की यूनिवर्सिटी में दाखिले और इस पहले बेतकल्लुफ डिनर को 2 साल गुजर चुके थे। इन 2 सालों में शाह हाउस के इस खामोश पुरतश मकान की फिजा मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। वो अजनबियत जो इस घर की बुनियाद महसूस होती थी, अब एक मानूस खामोशी में बदल चुकी थी। वो खौफ जो आरजू के दिल में हमदान के लिए था, वो अब एहतराम और दोस्ती में ढल चुका था। इनका रिश्ता एक अनोखी डगर पर चल निकला था। वो अभी कानूनी तौर पर मियाँ बीवी थे, मगर रहते अलग अलग कमरों में थे। पहले दिन की तलखी और शर्मिंदगी एक धुंधला सा ख्वाब बन चुकी थी। अब हमदान शाह वो सख्त गिर वसील आदमी नहीं था, कम अज कम आरजू के लिए नहीं। और आरजू के लिए अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही थी, वो एक अच्छे दोस्त बन गए थे। इनके दिन का आगाज अब सिर्फ गुड मॉर्निंग से नहीं होता था। आरजू, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ना? ऑल द बेस्ट। वो नाश्ते की मेज पर अपने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर, मगर लहजे में गर्म जोशी लिए कहता, जी शुक्रिया। और आपकी मीटिंग का क्या बना? कल आप काफी परेशान थे। वो इसके लिए ब्लैक कॉफी का मग आगे बढ़ाते हुए पूछती। इनकी छोटी छोटी रवायतें बन गई थी। पिछले साल जब आरजू की सालगिरह आई तो वो खामोश रही। इसे लगा हमदान को कैसे याद होगा, मगर इस रात जब वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो इसका कमरा किताबों के नए सेट, पेंटिंग्स के सामान और एक छोटे से चॉकलेट केक से सजा था। हमदान वहीं खड़ा था, थोड़ा सा झिंपा हुआ, जैसे कोई जुर्म करते पकड़ा गया हो। वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे तुम्हारी बर्थडे देखी थी, हैप्पी बर्थडे। इस दिन आरजू की आंखों में खुशी के जो आंसू आए थे, इन्होंने हमदान के दिल पर गहरा असर छोड़ा था। और जब हमदान की सालगिरह आई, आरजू ने इसके लिए कोई महंगा तोहफा नहीं खरीदा। इसने बस इस दिन इसके ऑफिस से लौटने पर अपने हाथ से इसकी पसंद का साग और मकई की रोटी बनाई।
ہمدان جو دنیا کے بہترین ریسٹورینٹس میں کھانا کھاتا تھا، آج رات اس سادے کھانے کو ایسے کھا رہا تھا جسے اس نے لذیذ شاید دنیا میں نہ ہو۔ کبھی کبھی جب ہمدان کام کے بوجھ سے تھک جاتا تو آرزو خود ہی کہہ دیتی، آج موسم اچھا ہے، ڈرائیو پر چلیں، اور پھر وہ دونوں بنا کسی منزل کے شہر کی سڑکوں پر گھومتے اور وہ اپنی یونیورسٹی کی باتیں بتاتی، اپنے پروفیسر کی قصے سناتی، وہ اسے اپنے بزنس کے اتار چڑھاؤ بتاتا، اپنے نئے پروجیکٹس کا ذکر کرتا۔ وہ ایک دوسرے کے رازدان بن گئے، ایک دوسرے کا سکون بن گئے، مگر اس دوستی اور احترام کے مضبوط کھول کے نیچے ایک انجانا جذبہ بھی پنپ رہا تھا جیسے وہ دونوں تسلیم کرنے سے ڈرتے تھے۔ ہمدان نے اسے کبھی بیوی ہونے کا حق نہیں جتلایا اور آرزو نے کبھی اس کے کمرے کی طرف اس رات کے بعد قدم نہیں بڑھایا۔ وہ رات کو اپنے اپنے دروازوں پر ایک دوسرے کو شبہ خیر کہتے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا آرزو کو انتظار تھا، اس کے ماسٹرز کا آخری دن، اس کا کنوکیشن آڈیٹوریم طلباء اور ان کے والدین کی خوشی اور جوش سے گونج رہا تھا۔ لڑکیاں کالے گاؤن اور ٹوپیوں میں مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہی تھیں۔ آرزو بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پچھلی قطاروں میں والدین کی درمیان ہمدان شاہ تنہا بیٹھا تھا، وہی 3 پیس سوٹ، وہی سنجیدہ چہرہ، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک واضح چمک تھی، ایک فخر کا احساس تھا۔ اس سے اپنے بے تحاشا مصروف شیڈیول میں سے پورا دن صرف اس کے لیے نکالا تھا۔ اسٹیج سے اعلانات ہو رہے تھے اور اب کمپیوٹر سائنسز میں اس سال کی بہترین کارکردگی، غیر معمولی تحقیقی مقالے اور ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے پر گولڈ میڈل دیا جاتا ہے محترمہ آرزو ہمدان شاہ کو۔ ایک لمحے کے لیے آرزو کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ آرزو ہمدان شاہ، اس کی سہیلیوں نے اسے دھکا دیا۔ آرزو جاؤ، یہ تمہارا نام ہے۔ تالیاں گونج اٹھی۔ آرزو کانپتے قدموں سے اٹھی۔ ہمدان جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو آرزو نے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک کھلی فخریہ مسکراہٹ۔ آرزو سٹیج پر چڑھی، اس نے ڈین سے اپنا میڈل اور ڈگری وصول کی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ مس آرزو، ڈین نے مائک اس کی طرف بڑھایا، بحیثیت گولڈ میڈلسٹ آپ چند الفاظ کہنا چاہیں گی؟ آرزو نے مائک تھاما، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے مجمع پر ڈالی، اس کی نظریں سیدھی پچھلے قطار میں کھڑے اس شخص پر جا ٹھہری جو اس کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ السلام علیکم، اس کی آواز ہال میں گونجی۔ آج میں بہت خوش ہوں، اس کی آواز بھر آ گئی۔ جب میں نے سفر شروع کیا تھا تو میں بہت اکیلی تھی۔ مجھے یاد ہے میرے ابا مرحوم کہا کرتے تھے کہ تعلیم وہ زیور ہے جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آج یہ زیور میرے پاس ہے مگر اس کا صحرا صرف مجھے نہیں جاتا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، اپنے آنسو پونچھے۔ میری یہ کامیابی، اس نے مجمع میں کھڑے ہمدان کی طرف دیکھ کر کہا، اس شخص کے نام ہے جسے دنیا ہمدان شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ آڈیٹوریم میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ہمدان کی طرف اٹھ گئیں۔ ہمدان جو کبھی پبلک میں اس طرح مرکز نگاہ نہیں بنا تھا، ایک دم حیران رہ گیا۔ یہ وہ کیا کر رہی تھی؟ لوگوں کے پاس پر ہوتے ہیں تو ان کے پاس آسمان نہیں ہوتے۔ میرے پاس آسمان تھا مگر پر نہیں تھے۔ آرزو کی آواز میں اب اعتماد تھا۔ میں ایک وصیت کا بوجھ بن کر ان کی زندگی میں آئی تھی، ایک ذمہ داری جسے وہ شاید کبھی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس شخص نے، میرے شوہر نے، اس ذمہ داری کو ایک فرض کی طرح نبھایا۔ انہوں نے مجھ پہ وہ پر دیے، انہوں نے مجھے یہ آسمان دیا اور انہوں نے مجھے اس پر اڑنا سکھایا۔ ہمدان ساکت کھڑا رہا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا پورا ہال سن لے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آرزو مسکرائی، اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ لیکن میری کامیابی کے پیچھے ایک ایسا مرد ہے جس نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا۔ ہمدان، یہ ڈگری، یہ گولڈ میڈل، یہ آپ کا ہے۔ آپ کے بغیر آرزو کچھ بھی نہیں تھی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہمدان شاہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار عوامی سطح پر اپنی آنکھوں کے کناروں کو نم ہوتے محسوس کیا۔ وہ اس لڑکی کی محبت، اس کے اعتراف اور اس کی ذہانت پر حیران رہ گیا۔ وہ اس سے نفرت سے ملا تھا اور آج وہ اس کی کامیابی کا صحرا ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کے سر باندھ رہی تھی۔ جب وہ گھر لوٹے، آرزو تھکاوٹ سے چور مگر خوشی سے نہال تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اپنا گاؤن بدلنے۔ جب وہ باہر نکلی تو ہمدان اس سے کہیں نظر نہیں آیا۔ نوری، چچا صاحب کہاں ہیں؟ بی بی، وہ تو ٹیرس پر ہیں، کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آرزو حیران ہوئی۔ ٹیرس پر؟ اتنی رات کو؟ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر پہنچی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو وہ حیرت سے وہیں رک گئی۔ پوری چھت جو ہمیشہ خالی رہتی تھی آج سینکڑوں ننھی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔
कोने में एक छोटी सी मेज थी जिस पर मोमबत्तियां जल रही थी और बहुत धीमी मौसीकी की आवाज आ रही थी। हमदान शाह आज सूट में नहीं बल्कि एक सादा स्याह पेंट शर्ट में मलबूस इसके सामने खड़ा था। हमदान, आरजू ने कांपती आवाज में कहा, यह सब क्या है? हमदान इसके करीब आया। आज उसकी आंखों में वो सर्द मेहंदी नहीं थी, वो झिझक भी नहीं थी। आज उसकी आंखों में एक ऐसा जज्बा था जिसे आरजू पहचान न सकी। तुमने आज स्टेज पर जो कहा आरजू, इसकी आवाज गहरी थी। वो कहने की जरूरत नहीं थी। क्यों? आरजू ने कहा, वो सच था। आप ना होते तो मैं। हमदान ने अपना हाथ उठाकर इसे खामोश करवा दिया। आज तुमने जो कहा वो मेरे लिए था, लेकिन अब मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो इसे मेज तक ले गया। इसने आरजू के लिए कुर्सी खींची। बैठो। वो खुद इसके सामने बैठ गया। आरजू, इसने बात शुरू की और पहली बार आरजू को लगा कि हमदान शाह नर्वस हो रहा है। जब मैं तुम्हें गांव से लाया था तो मैं गुस्से में था। मैं एक वसीयत पूरी कर रहा था, एक बोझ उठा रहा था। आरजू ने नजरें झुका ली। इस दिन, इस सुबह जो हुआ, इसने 2 साल पुराने की इस तकलीफ दे वाक़े का हवाला दिया। मैं आज तक इसके लिए खुद को माफ नहीं कर सका। मैं एक वहशी था और तुम बहुत मासूम थी। हमदान प्लीज। आरजू ने इसे रोकना चाहा। नहीं, मुझे कहने दो। इसने आरजू का हाथ जो मेज पर रखा था अपने हाथ में ले लिया। आरजू का पूरा वजूद इस लम्ब से कांप गया। ये इनका पहला हकीकी लम्ब था। मैंने तुम्हें जिम्मेदारी समझा पर तुम्हें दोस्त समझा। मैंने तुम्हारी जहानत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सादगी को देखा। तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मेरे सख्त दिल में जगह बनाती गई। इसने गहरा सांस लिया। आज जब तुमने स्टेज पर मेरा नाम लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के चक्कर में ये एहसास ही नहीं किया कि मेरी दुनिया तो मेरे घर में मौजूद है। वो अपनी कुर्सी से उठा और आरजू के सामने एक घुटने पर बैठ गया। आरजू की आंखें हैरत से फैल गईं। इसका सांस रुक गया। हमदान, ये क्या कह रहे हैं? उठे। नहीं। इसने इसका हाथ मजबूती से थामे रखा। आज नहीं आरजू, हम 15 साल से निकाह में हैं, मगर हमारा रिश्ता आज तक शुरू नहीं हुआ। वो निकाह एक वसीयत थी, एक मजबूरी था। इसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। इसने इसे खोला। इसमें एक नाजुक सी हीरे की अंगूठी चमक रही थी। मैं आज उस वसीयत को, मजबूरी को मोहब्बत में बदलना चाहता हूँ। इसकी आवाज में वो सारा मान, वो सारा प्यार था जो आरजू ने कभी ख्वाब में सोचा था। आरजू जमान शाह, क्या तुम इस वसील, सख्तगीर और बोरिंग आदमी को अपना शौहर, अपना पार्टनर और अपना दोस्त दिल से कबूल करोगी? क्या तुम मुझे इजाजत दोगी कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दे सकूं जिसके तुम हकदार हो? क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? आरजू रो रही थी। ये खुशी के आंसू थे, तकमील के आंसू थे। इसने अपने आंसुओं के दरमियान मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मैंने तो आपको उसी दिन कबूल कर लिया था, इसने सिसकियों में कहा, जब आपने मेरी पढ़ाई के लिए हाँ कहा था। वो झुकी और हमदान को उठने में मदद दी। हाँ हमदान शाह, हाँ मुझे कबूल है। हमदान ने मुस्कुराते हुए अंगूठी इसकी उंगली में पहना दी। इसने आरजू के आंसुओं को धीरे से अपनी अंगूठे से साफ किया। मेरी गोल्ड मेडलिस्ट बीवी, इसने धीरे से कहा। मेरे वसीले शौहर, इसने हंसते हुए जवाब दिया। इस रात इस शहर की रोशनियों से सजी छत पर 2 दिलों ने अपने रिश्ते का आगाज किया। एक ऐसा रिश्ता जो वसीयत से शुरू हुआ था मगर अब मोहब्बत पर खत्म हुआ था।